So in the last class we were discussing about the types of linkage. Types of linkage में हमने पढ़ा complete linkage, incomplete linkage और complete incomplete linkage को हम assortment से compare कर रहे थे। एक डाइहाइब्रिड केस का एग्जांपल लिया था 2 जीन ए बी। अब अगर वो assortment शो करते हैं तो दे आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम। फिर जब उनके गैमेट की बात करते हैं तो उनमें 4 टाइप के गैमेट बनते हैं, सारे इक्वल बनते हैं और इसलिए जब टेस्ट क्रॉस करते हैं तो सारे ऑफस्प्रिंग भी इक्वल 4 टाइप्स आते हैं 1 1 1 1। ठीक है। फिर हमने कंप्लीट लिंकेज की बात करी कि दोनों जीन में अगर सपोज कंप्लीट लिंकेज हो तो क्या होगा। ऐसे में दोनों जीन सेम क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होंगे, उनमें कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। ठीक है। और क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा तो सिर्फ 2 ही टाइप के गैमेट बनेंगे जैसा हमने पिछली बार बताया, और 2 टाइप के गैमेट बनते हैं और इसलिए जब हम उनका सेल्फिंग करते हैं, क्रॉस करते हैं तो 3:1 का मोनोहाइब्रिड रेशियो, टेस्ट क्रॉस में 1:1 का रेशियो आता है। कंप्लीट लिंकेज पूरी तरह से मोनोहाइब्रिड के रिजल्ट देता है चाहे जीन कितने भी लो। ठीक है। कंप्लीट लिंकेज पर गैमेट का फॉर्मूला 2n अप्लाई नहीं होता। ठीक है। वहाँ 2 ही टाइप के गैमेट बनते हैं चाहे हेटेरोजाइगस कंडीशन एक हो या बहुत सारी हो। ठीक है। वहाँ 2 ही गैमेट बनते हैं। हाँ, सारे होमोजाइगस होंगे तो एक गैमेट, अदरवाइज 2 ही बनेंगे। और इसीलिए जब भी क्रॉस करते हैं, चाहे आप डाइहाइब्रिड, ट्राइहाइब्रिड, टेट्राहाइब्रिड कोई भी क्रॉस करो, सब अगर कंप्लीटली लिंक्ड है तो 3:1 का रेशियो आएगा, टेस्ट क्रॉस 1:1। ये बिल्कुल फिक्स रहता है कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज का मतलब ये था कि दोनों जीन के बीच में कभी क्रॉसिंग ओवर नहीं इन एन ऑर्गेनिज्म। फिर बात करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, पढ़ा था हमने। इनकम्प्लीट लिंकेज में 2 जीन के बीच में क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होता जरूर है लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। जितनी सेल में मियोसिस होता है उनमें से थोड़ी बहुत सेल में ही क्रॉसिंग ओवर होता है, और जो थोड़ी बहुत सेल क्रॉसिंग ओवर करती है वहाँ रिकॉम्बिनेंट गैमेट बनेंगे। ठीक है। हमने ए और बी का ही एग्जांपल लिया था और हमने कहा था कि मैक्सिमम सेल जिनमें ए और बी में क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है वो 2 ही टाइप की गैमेट बनाती है और दोनों पेरेंटल होते हैं। फिर जिनमें थोड़ी बहुत सेल में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है वो मैंने बताया था कि वो 4 टाइप की गैमेट बनाएंगी जिसमें 2 पेरेंटल होंगे और 2 रिकॉम्बिनेंट होंगे। और इसलिए ओवरऑल ऑर्गेनिज्म के अंदर पेरेंटल गैमेट बहुत सारे हो जाते हैं और रिकॉम्बिनेंट गैमेट बहुत कम रहते हैं। और इसीलिए जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो इसी प्रपोर्शन में रिजल्ट मिलता है। जिस प्रपोर्शन में गैमेट बनते हैं उसी प्रपोर्शन में ऑफस्प्रिंग आएंगे टेस्ट क्रॉस में। हमें कई बार टेस्ट क्रॉस का ऑफस्प्रिंग दिया जाएगा तो गैमेट परसेंटेज पूछा जा सकता है, तो ये जो है गैमेट परसेंटेज उसी अप्रोक्सीमेशन में निकाला जाता है। फिर हमने बाद में लास्ट में बात की थी मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर की, कि अगर हम एक मैक्सिमम कंडीशन एज्यूम करें तो हमने कहा था कि एक ऑर्गेनिज्म में थोड़ी बहुत सेल में क्रॉसिंग ओवर होता है, मैक्सिमम ये होता है कि सारी सेल में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है। अगर कोई 2 जीन में सारी सेल में क्रॉसिंग ओवर हो जाता तो फिर 4 टाइप की गैमेट बनते और चारों इक्वल बनते, और उस टाइम रेशियो भी टेस्ट क्रॉस का 1 1 1 1 आता है। और हम बात कर रहे थे कि मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर का रिजल्ट असॉर्टमेंट के सेम जैसा ही होगा और इसीलिए कभी भी ये दोनों रिकॉग्नाइज या पहचान में नहीं आते। यू कांट डिफरेंशिएट देम, बट दिस इज द एक्सट्रीम केस, मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर। और उस वक्त भी टेस्ट क्रॉस में मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन 50% ही मिला। सो वी नेवर ऑब्टेन रिकॉम्बिनेशन मोर देन 50%। 50 से 51 नहीं आएगा, 50 भी तब जब 100% सेल में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो ये सारी बातें हमने टाइप्स ऑफ लिंकेज के साथ की। अब देखिए उसी पर बेस्ड गैमेट परसेंटेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं। मैं एक एपीएमटी का क्वेश्चन लिख रखा है मैंने, हम जरा उसको देखते हैं। 2 linked gene A and B shows 20% recombination. It is given. क्वेश्चन में अगर लिखा है 20% रिकॉम्बिनेशन मतलब टेस्ट क्रॉस किया है और 20% रिकॉम्बिनेशन आया है, ये मतलब होता है। नाउ क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ऑफस्प्रिंग ऑफ अ डाइहाइब्रिड क्रॉस, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस गिवन है आपको, प्लस प्लस ऑब्लिक प्लस प्लस ए बी ऑब्लिक ए बी। ठीक है। ये जो डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, प्लस प्लस से मीनिंग समझ में आना चाहिए, ये कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। हमने पहले ही बताया था, मॉर्गन ने ये तरीका दिया है कि प्लस प्लस का मतलब बेसिकली क्या है, ये डोमिनेंट है, जैसे ए और बी है तो ये कैपिटल ए बी ये हो गया। तो इस डाइहाइब्रिड क्रॉस का ऑफस्प्रिंग, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रोड्यूसेस व्हाट परसेंट ऑफ हिज वेरियस गैमेट्स, कि इस डाइहाइब्रिड क्रॉस का ऑफस्प्रिंग अपने वेरियस गैमेट किस परसेंटेज में बनाएगा अगर इन दोनों जीन के बीच में 20% रिकॉम्बिनेशन ऑब्टेन हुआ। ये है क्वेश्चन। ठीक है। अब इसको करना कैसे है, आपको बताया था जितने परसेंट गैमेट बनते हैं उसी प्रोपोर्शन में ऑफस्प्रिंग मिलते हैं। आपको अक्सर ऑफस्प्रिंग का परसेंटेज देंगे 20% रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग, तो 20% रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग मतलब 20% रिकॉम्बिनेंट गैमेट। तो पहले हम जरा इसका ऑफस्प्रिंग बनाएं, उसके गैमेट बनाएं, फिर गैमेट का परसेंटेज देंगे
तो इसका ऑफस्प्रिंग क्या बनेगा? अब ये डाइहाइब्रिड क्रॉस और ये सबको आना चाहिए। यहाँ से एक गैमेट लेंगे, एक गैमेट इधर से, तो इधर से चाहो तो कैपिटल ए भी लिख लो, चाहे प्लस प्लस लिख लो, और इधर से ही आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी, ये बन गया। अब लिंकेज के क्वेश्चन है तो जीनोटाइप ऑब्लिक करके लिखा जाएगा, ठीक है। ये बना, ये क्या है? ये है F1 प्रोजेनी, ठीक है। अब ये अपने वेरियस गैमेट किस परसेंटेज में बनाएगा, ये पूछा गया है, ठीक है। तो इसके गैमेट्स बनाते हैं, इसके गैमेट्स बनाएंगे। कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? लिंकेज कौन सा अज्यूम किया जाए, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? जब हमसे कहा ही जा रहा है कि 20% रिकॉम्बिनेशन है तो इनकम्प्लीट लिंकेज गैमेट बनेंगे। देखिए, दो तो बिना क्रॉसिंग ओवर वाले गैमेट बनेंगे, प्लस प्लस और ए बी। दो में क्रॉसिंग ओवर से बनेंगे तो प्लस ए प्लस बी, ठीक है। ये हो गए 4 टाइप के गैमेट्स। अब आपने को क्या करना है? परसेंटेज देना है। तो क्या कहा था? जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन उतने परसेंट रिकॉम्बिनेंट गैमेट। तो रिकॉम्बिनेशन कितने परसेंट आ रहा है? 20%। तो रिकॉम्बिनेंट गैमेट भी कितने होंगे? रिकॉम्बिनेंट गैमेट ये रहे दोनों, तो ये जो दोनों रिकॉम्बिनेंट गैमेट हैं ये कितने आ जाएंगे? ये होंगे 20%। और जो ये पेरेंटल गैमेट्स हैं ये दोनों, ये कितने हो जाएंगे? ये 80% हो जाएंगे। 20% रिकॉम्बिनेंट गैमेट, 80% पेरेंटल गैमेट। और आपको इंडिविजुअल एक एक गैमेट का परसेंटेज देना है तो इनको डिवाइड कर लो, ये इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। इक्वली डिवाइड किस तरह से हो जाएंगे? इनका इंडिविजुअल परसेंटेज कितना आएगा? 80% ये दोनों है तो ये हो जाएगा 40%, और ये 40%, और ये 10%, ये 10%, 10 10 40 40 गैमेट परसेंट। ऐसा कोई भी गैमेट से रिलेटेड, उसके परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो इसी तरह से बनेगा, गैमेट परसेंटेज। आगे बात समझ में, ठीक है। इसी तरह से गैमेट से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देते हैं। ये तो केवल सीधा सीधा परसेंटेज निकालने का एक तरीका है, तो गैमेट का परसेंटेज डायरेक्ट दे सकते हैं। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन आता है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड बाय फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म if gene A and B are completely linked। अब देखो, इसमें कहा गया कि ये हमारे पास में 4 कॉम्बिनेशन दिए हैं, ये 4 ऑफस्प्रिंग, 4 ऑर्गेनिज्म कितने टाइप की गैमेट बनाएंगे if A and B are completely linked। अब आपको देखो, जीनोटाइप में हमारे पास जीन कितने दे रखे हैं? 3, A B C। लेकिन कंप्लीटली लिंक्ड जीन कितने हैं? सिर्फ 2। कंप्लीटली लिंक्ड जीन 2 ही हैं, ठीक है। तो 2 कंप्लीटली लिंक्ड जीन, तो तीसरे जीन के बारे में क्या करेंगे फिर? अगर आपको कभी भी क्वेश्चन दिया जाए कि भाई ये दोनों तो कंप्लीटली लिंक्ड और जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, अंडरस्टूड सी बात है कि वो क्या शो कर रहा है? असोर्टमेंट। क्योंकि क्वेश्चन में लिंकेज के लिए मेंशन होगा कि हाँ ये लिंक्ड है, और कुछ नहीं मेंशन है तो अंडरस्टूड है वो असोर्टमेंट। असोर्टमेंट के लिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो असोर्टमेंट कुछ नहीं है, और लिंकेज के बेस पर, अब यहाँ देखिए, असोर्टमेंट होगा तो कुछ नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये ए और बी जो दोनों है, ये दोनों तो क्या शो कर रहे हैं? ये है कंप्लीटली लिंक्ड जीन, ठीक है। और ये फिर इसका मतलब सी जीन क्या शो करेगा? इट शोज असोर्टमेंट, इट शोज असोर्ट। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है। अब आप देखो, अभी तक हमने असोर्टमेंट पहले अलग पढ़ा, असोर्टमेंट में गैमेट बनाना बताया था 2 to the power n फोरक्लाइन मेथड, राइट। अब हम बाद में लिंकेज पढ़ रहे हैं, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। अब लिंकेज में गैमेट बनाने का अपना तरीका है, असोर्टमेंट में गैमेट बनाने का अपना तरीका है। अब ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर कुछ जीन दे दिया आपको, थोड़े जीन तो असोर्टमेंट शो कर रहे हैं, थोड़े जीन लिंकेज शो कर रहे हैं। मतलब अब लिंकेज और असोर्टमेंट को एक साथ देख करके आपसे गैमेट परसेंटेज पूछा जाएगा, गैमेट के टाइप्स पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लो एक ही जीनोटाइप, एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें हों, उसमें भी ध्यान रखना कंप्लीट लिंकेज गिवन होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट में तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, असोर्टमेंट में गैमेट कैसे बनते हैं? 2 to the power n से, फोरक्लाइन से, ठीक है। और मैंने आपको बताया था गैमेट का ये 2 to the power n फार्मूला इनकम्प्लीट लिंकेज में भी बराबर चलता है। तो इनकम्प्लीट लिंकेज में भी फार्मूला तो यही काम आएगा, गैमेट भी उतने टाइप के बनेंगे, हम बात तो टाइप की कर रहे हैं ना। इसलिए इनकम्प्लीट लिंकेज और इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट में गैमेट का फार्मूला, मेथड, गैमेट बनाने का सब सेम होता है। इसलिए क्वेश्चन में जानबूझकर आपको कंप्लीट लिंकेज दिया जाएगा, क्योंकि कंप्लीट लिंकेज पर फार्मूला अप्लाई नहीं होता। अगर ये इनकम्प्लीट लिंकेज होता तो हम वही 2 to the power n से भी बता देते कितने गैमेट बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे ये भी बता देते फोरक्लाइन से। लेकिन अब यहाँ पर ए और बी तो कंप्लीटली लिंक्ड है,
और ये जीन सी जो है ये असोर्टमेंट शो कर रहा है। तो ये दोनों तो एक ही क्रोमोसोम पर है, ए और बी तो, और जीन सी किसी दूसरे क्रोमोसोम पर है, यही तो हुआ ना भी नहीं। तो ये जो कंप्लीटली लिंक्ड है मतलब ये तो सेम क्रोमोसोम पर मिलेंगे हमें, ठीक है। और जो असोर्टमेंट शो कर रहे हैं वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर। आगे बात समझ में। तो हम अब ऐसे केस में गेमिट कैसे निकालें? तो ये ध्यान रखना, गेमिट का जो हमारा 2 to the power n का फॉर्मूला है, ये 2 to the power n का फॉर्मूला एज सच काम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर n की वैल्यू क्या होती थी? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है। लेकिन यहाँ क्योंकि कंप्लीट लिंकेज है तो आप ऐसे डायरेक्ट इसको यूज नहीं कर पाएंगे। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करके यूज करना है। ये पार्ट सिर्फ आपको तब करना है जब आपको एक ही जीनोटाइप में कंप्लीट लिंकेज और इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट साथ साथ दिया जाए, ठीक है। तो ऐसे केस में आप फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। जो हमारा अब इसमें ध्यान रखना, हमें क्वेश्चन में कंप्लीट लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट एक साथ दिया गया हो, तभी आपको ये चीज अप्लाई करनी है। यहाँ पर टाइप्स ऑफ गैमेट का जो फॉर्मूला रहेगा, टाइप्स ऑफ गैमेट का फॉर्मूला 2 to the power n, ठीक है। अब यूं अदरवाइज हम n की बात करते थे तो n लेते थे नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस। अब यहाँ पर ये जो n होगा, ये जो n लोगे आप, ये n होगा n1 प्लस n2। ये जो n वैल्यू लेनी है ये आपको इस तरह से लेनी है। यहाँ क्या करना है, आपको असोर्टमेंट का n अलग कैलकुलेट करना है और कंप्लीट लिंकेज का n अलग कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो ये जो n होगा ये तो होता है कंप्लीट लिंकेज के लिए, ये तो कंप्लीट लिंकेज के लिए होगा, और ये n2 हो जाएगा, दिस इज फॉर असोर्टमेंट, ये असोर्टमेंट। मतलब अब आपको क्या करना था कि इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके यूज करना है। कैसे यूज करना है, हम कंप्लीट लिंकेज की n वैल्यू अलग निकालें और असोर्टमेंट की n वैल्यू अलग निकालें। अब असोर्टमेंट में तो n वैल्यू कैसे निकालनी है, वही रहेगा नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है। लेकिन जो कंप्लीट लिंकेज में n की वैल्यू है वो आएगी कब और कैसे निकालनी, बस वो आपको ध्यान रखना है। कंप्लीट लिंकेज में n की वैल्यू कैसे निकालनी है, जितने भी कंप्लीटली लिंक्ड जीन हैं, मान लो 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, जितने भी दिए, अगर वो सारे के सारे होमोजाइगस है तब तो n इज इक्वल टू 1, सॉरी n इज इक्वल टू 0। अगर सारे के सारे होमोजाइगस हैं तो n इज इक्वल टू 0, होमोजाइगस में तो n 0 ही होता है। लेकिन अब उसके बाद ध्यान रखना कि जितने कंप्लीटली लिंक्ड जीन हैं उनमें अगर एक भी हेट्रोजाइगस है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। अगर उनमें 2 भी हेट्रोजाइगस है तो भी n की वैल्यू 1। अगर उनमें 2 से ज्यादा भी हेट्रोजाइगस है तो भी n की वैल्यू 1, और n की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं आएगी। तो असोर्टमेंट में तो n कैसे निकालना है, यहाँ पर जो होगा n2 जो होगा ये नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन ही रहेगा, नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस, उसमें कोई चेंज नहीं। लेकिन यहाँ पर जो है ये ध्यान रखना, n1 जो है 0 कब होगा, फॉर 0 कब होगा, व्हेन ऑल जीन्स होमोजाइगस, जब सारे के सारे जीन होमोजाइगस होंगे तो n की वैल्यू 0 लेनी है, और n1 1 कब होगा, ठीक है, when at least one gene is heterozygous। इसको इस तरह से लिख लेते हैं, n की वैल्यू when one or more genes are heterozygous। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी, मैंने जो चीज बताई उन्होंने लिख भी दी है यहाँ पर ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक है। हम थोड़ा सा फिर से एक बार देख लें, हमारा जो क्वेश्चन है एक बार स्पेशल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें बनाना तो सिर्फ गैमेट ही है, हमें सिर्फ ये बताना है कि कितने टाइप के गैमेट बनेंगे, कौन से गैमेट बनेंगे, ठीक है। गैमेट बनाने का फॉर्मूला भी 2 to the power n है। लेकिन प्रॉब्लम ये कि इस बार हमें जीनोटाइप में कुछ जीन कंप्लीटली लिंक्ड दिए हैं और कुछ जीन असोर्टमेंट वाले दिए हैं, समझ में आ गई बात। अब ऐसे केस में हम 2 to the power n का फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम शुरू से देखते आ रहे हैं कंप्लीट लिंकेज पर 2 to the power n अप्लाई नहीं होता।
ओके, तो अब ऐसे केस में हम फिर गैमेट का पता कैसे लगाएं? और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा काम है, एक लाइन का क्वेश्चन आता है और ओरली हो जाता है, लेकिन हम पहले मेथड समझ लें। ऐसे केस में आपको करना क्या है कि जितने भी जीन दिए और जितने भी आपके पास जीनोटाइप में जो भी जीन है, आपको क्या करना, पहले बस ये पता कर लो कितने तो कंप्लीटली लिंक्ड है और कितने असॉर्टमेंट वाले। जैसे हमारे इस केस में हमने कहा कि भाई 3 में से ए और बी यानी कि 2 तो कंप्लीटली लिंक्ड है और एक असॉर्टमेंट, एक के लिए कुछ नहीं लिखा है तो असॉर्टमेंट। कंप्लीटली लिंक्ड है, सेम क्रोमोसोम पर है, कभी अलग नहीं होंगे, और असॉर्टमेंट वाला अपने एज यूजुअल काम करेगा। अब 2 टू द पावर n को हम यहाँ पर थोड़ा मॉडिफाई करके यूज करेंगे। यहाँ पर जो n की वैल्यू निकाली जाएगी वो दो तरह से होगी, असॉर्टमेंट की n वैल्यू अलग और कंप्लीट लिंकेज की n वैल्यू अलग। ठीक है, असॉर्टमेंट के n को अपन ने n2 कर दिया, कंप्लीट लिंकेज को n1 मान लो, कुछ भी कर लो, और इन दोनों को ऐड करेंगे, असॉर्टमेंट का n वैल्यू जो आएगा और कंप्लीट लिंकेज के n वैल्यू को ऐड करेंगे और फिर इसको फॉर्मूले में रखेंगे 2 टू द पावर n में, तब सही रिजल्ट आएगा। ये सिर्फ आपको तब करना है जब कंप्लीट लिंकेज और असॉर्टमेंट एक साथ गिवन। अब असॉर्टमेंट की n वैल्यू तो वैसे निकालनी है जैसे हमेशा निकालते आ रहे हैं, नंबर ऑफ हेट हो जाएगा, जितने हेट हो जाएगा से उतना n हो जाएगा। बस कंप्लीट लिंकेज में n की वैल्यू में ध्यान रखना है कि अगर सारे कंप्लीटली लिंक्ड जीन होमोजाइगस है तो n की वैल्यू 0 होगी, और मिनिमम एक या एक से ज्यादा जीन हेटेरोजाइगस है तो भी n की वैल्यू यहाँ से 1 ही लेनी है, 1 से ज्यादा कभी नहीं लेनी। आपको पहले भी एक क्वेश्चन कराया था, कंप्लीट लिंकेज में गैमेट 2 ही टाइप के बनते हैं, और जब गैमेट ही 2 टाइप के बनेंगे तो n की वैल्यू तो 1 ही आई ना, इसलिए यहाँ n की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी नहीं। ठीक है, अब दोनों n को आपको सम करना है और उसके बाद फॉर्मूले में यूज कर लेना तो हो जाएगा। ठीक है, जैसे अब हमारे पास ये जो 4 कॉम्बिनेशन दिए हैं, हम जरा इस पे अप्लाई करके देखें। ठीक है, अब यहाँ अगर हम अप्लाई करते हैं तो ला सकते हैं, इसमें क्या आ गया, n1 कितना आ गया, इसमें यहाँ पर n1 कितना रहेगा, n2 कितना रहेगा, इन दोनों ये कंप्लीटली लिंक्ड जीन है तो इनका n वैल्यू कितना आ गया, n1 इज इक्वल टू, दोनों होमोजाइगस है 0, और ये असॉर्टमेंट वाला है तो इसका n2, अब ये भी होमोजाइगस है तो 0, यहाँ पर तो टोटल n की वैल्यू कितनी हो गई 0, एंड 2 टू द पावर 0 का मतलब कितना, ये सिर्फ एक ही टाइप का गैमेट बनाएगा। ये तो खैर सारा ही होमोजाइगस है तो वैसे भी एक ही टाइप का गैमेट बनना है। अब जरा इनमें देखते हैं, अब यहाँ देखिए इससे तो आएगा n1 कितना लेंगे, दोनों होमोजाइगस 0, n2 अब ये हेटेरोजाइगस है तो 1, टोटल n हो गया n1 प्लस n2 यानी कि 1, 2 टू द पावर 1 मींस 2 टाइप के गैमेट बनेंगे। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब n1, अब देखो ये एक हेटेरोजाइगस तो ये होगा 1, n2 जो होगा ये भी 1, और n इज इक्वल टू 2 हो गया, 2 टू द पावर 2, 4 गैमेट बनेंगे। अब ये तो ट्राई हाइब्रिड कंडीशन है, इसमें देखिए 2 हेटेरोजाइगस है, n की वैल्यू n1 फिर भी 1 ही होगा। ठीक है, ये 1 ही रहेगा, और n2 भी यहाँ पर 1 ही रहेगा, और टोटल n फिर भी 2 ही आया, और ये भी बनाएगा 2 टाइप के गैमेट, 2 टू द पावर 2, 4 टाइप की गैमेट। ठीक है, इस तरह से आप देखिए जो भी कॉम्बिनेशन दिया जाए कंप्लीटली लिंक्ड जीन में, देखो यहाँ 2 जीन हेटेरोजाइगस है, यहाँ 1 जीन हेटेरोजाइगस है तो भी n की वैल्यू 1, यहाँ भी n की वैल्यू 1, और असॉर्टमेंट का यहाँ एक ही जीन है और वो हेटेरोजाइगस है, टोटल करनी है। ठीक है, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन दिया जाए, आप असॉर्टमेंट और n की वैल्यू, कंप्लीट लिंकेज की वैल्यू अलग अलग निकालो और फिर ऐड करके फॉर्मूले में यूज करो। ठीक है, तो उससे आपको ये पता चल जाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट। ठीक है, रही बात मेथड की कि गैमेट कैसे बनाएंगे, तो ध्यान रखना गैमेट फॉर्मेशन का जो मेथड था, मेथड तो हमारा वही रहेगा, फोर्क लाइन मेथड। याद है गैमेट बनाने का फोर्क लाइन मेथड, बिल्कुल वही फोर्क लाइन मेथड यूज करना है। ठीक है, बस इसमें अब एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि अब यहाँ कंप्लीटली लिंक्ड जीन है तो ये ध्यान रखना कि कंप्लीटली लिंक्ड जीन को आपको साथ में यूज करना है। बस कंप्लीटली लिंक्ड जीन जो है, क्योंकि तो एक ही क्रोमोसोम पर होते हैं, और जब एक ही क्रोमोसोम पर होंगे तो साथ चलेंगे। ऐसे केस में आपको फॉर्क भी अगर लिखना है तो कंप्लीट लिंक्ड जीन को तो साथ ही लिखना पड़ेगा, बाकी और कोई चेंज नहीं करना है। मैंने आपको फोर्क लाइन को जो तरीका बताया था कि जो होमोजाइगस जीन होते हैं उसको एक बार लिखो, जो हेटेरोजाइगस जीन है उसका फोर्क बनाओ, यही था ना मेथड हमारा। ठीक है, बिल्कुल वही करना है। बस एक चीज ध्यान रखना, जो लिंक्ड जीन है, कंप्लीटली लिंक्ड जीन, उनको आपको साथ ही लिखना है, क्योंकि वो तो क्रोमोसोम पर साथ साथ चल रहे। ठीक है, तो उसी तरह से साथ लिखना है। जैसे अब ये है, अब ये तो खैर सारे होमोजाइगस है,
इसमें तो एक ही गैमेट बनना है, तो इसका तो आप एक गैमेट तो डायरेक्ट ही बना सकते हो, इसके तो एक ही टाइप का गैमेट बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। ठीक है, इसमें तो फॉर बनाने की कोई जरूरत ही नहीं, होमोजाइगस है, सब एक एक बार लिख लो। अच्छा अब यहाँ देखिए, ए और बी तो होमोजाइगस है और जीन सी हेटेरोजाइगस है। गैमेट बनेंगे टू टाइप फॉर्मूले से, तो अब कौन से दो बनेंगे, फोर्क लाइन कैसे बनाना है, तो ए और बी होमोजाइगस है, होमोजाइगस को एक बार लिखते हैं। ठीक है, और ए और बी लिंक्ड भी हैं तो साथ साथ लिखेंगे, तो इसको ऐसे लिखेंगे ए और बी एक बार लिखेंगे और साथ साथ लिखेंगे। जीन सी हेटेरोजाइगस है तो इसका फोर्क बना देंगे कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ये दो गैमेट बन गए इसके, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, इस तरह से। अब जैसे यहाँ देखें, अब ये ए और बी लिंक्ड है और बी इसमें हेटेरोजाइगस भी है, लेकिन हमने कहा है फोर्क लाइन में लिंक्ड जीन साथ चलेंगे और जैसे वो क्रोमोसोम पर होते हैं वैसे साथ चलेंगे, तो ए और बी को साथ रखना है क्रोमोसोम की तरह। जरा इमेजिन करो ये चीज क्रोमोसोम पर कैसे होगी, अगर मैं इसको क्रोमोसोम पर बनाऊं तो क्रोमोसोम पर कैसे लिखेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, यही तो होगा क्रोमोसोम पर अरेंजमेंट। तो बस आपको यही चीज रखनी है, कैपिटल ए बी को साथ में रखना है और कैपिटल ए स्मॉल बी को साथ रखना है। क्रोमोसोम पर जिस तरह से वैसे बनाओ, ए और बी साथ रहेंगे। अब उसके बाद में जीन सी का फोर्क बना लो, कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी, तो ये चार टाइप के गैमेट बन जाएंगे, बना सकते हो चार। तो लिंक्ड जीन साथ रहेंगे, ठीक है, जिस तरह से वो क्रोमोसोम पर है वैसे रखने हैं, बाकी फोर्क लाइन वैसा का वैसा। अब जैसे ये तो ट्राई हाइब्रिड है, इसमें कितने, वैसे आप देखो इस वाले में अगर असोर्टमेंट होता तो एक टाइप की गैमेट बनता, अगर सारे असोर्टमेंट होता। यहाँ पर तो क्या हो रहा है, यहाँ पर तो दो जीन तो कंप्लीटली लिंक्ड है, तो इसलिए यहाँ गैमेट भी कम बन रहे हैं, जैसे कंप्लीट लिख के जाएगा गैमेट कम हो जाएंगे, चार ही बनते हैं। अब इसमें भी आपको ए और बी को कैसे रखना, जैसे अब ये क्रोमोसोम पर होते हैं तो कैसे होते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, सॉरी कैपिटल ए कैपिटल बी इधर और स्मॉल ए स्मॉल बी, इस क्रोमोसोम की तरह इनको आपको पेयर अप करना है ऐसे, कैपिटल ए बी स्मॉल ए, ठीक है। और फिर आपको इसका जीन सी का फोर्क बनाना, तो ये बन जाएंगे चार टाइप के गेम। आगे बात समझ में, ठीक है। तो ये जो है मैंने आपको न केवल फॉर्मूला यूज करना बताया, बल्कि साथ साथ में आप गैमेट कैसे बनाओगे फोर्क लाइन से वो भी कर सकते हो। ये पूरी चीज आपको केवल तब करनी है जब एक ही जीनोटाइप में कुछ जीन तो होंगे कंप्लीटली लिंक्ड, कुछ जीन होंगे असोर्टमेंट वाले, ठीक है। और इसके अलावा जो इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था, इस क्वेश्चन के अंदर तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल गैमेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ तो गैमेट परसेंटेज जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन दिया जाए उसी अकॉर्डिंग गैमेट के परसेंटेज निकाल लेना। इस पर काफी क्वेश्चन आएंगे, ये तो एग्जैक्टली एग्जाम का क्वेश्चन, 20% रिकॉम्बिनेशन तो 20% रिकॉम्बिनेंट गैमेट्स, ठीक है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे इस क्वेश्चन में कितनी परसेंट सेल में क्रॉसिंग ओवर हुआ होगा, तो कितनी परसेंट सेल में क्रॉसिंग ओवर हुआ, अगर 20% रिकॉम्बिनेंट गैमेट है तो सेल अगर पूछेंगे, ये मैंने पिछली बार भी बताया था, डबल करना पड़ेगा। 20% रिकॉम्बिनेंट गैमेट है तो 40% सेल में क्रॉसिंग ओवर, जब 100% सेल में क्रॉसिंग ओवर कराते हैं तो 50% आता है, 20% अगर आया है तो 40% में हुआ होगा, ठीक है। तो ये तो गैमेट परसेंटेज के क्वेश्चन। उसके अलावा जो है ये कंप्लीट लिंकेज और असोर्टमेंट के कंबाइंड क्वेश्चन रहेंगे, कैसे तो गैमेट का फॉर्मूला यूज करना है, कैसे गैमेट बनाने हैं, फोर्क लाइन कैसे यूज करना है, ये ध्यान रखना है। ये जो हमने कंप्लीट लिंकेज और असोर्टमेंट का कंबाइंड पार्ट लिया उसके बेस पर बात करें, ठीक है। तो ये थोड़ी सी चीज ध्यान रखिएगा। अब इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं आपको लग रहा होगा ऐसा, जैसे मान लो हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये मैंने 4 जीन लिखे, अब आप खुद देखिए ओरली हो सकता है, क्वेश्चन में पूछता जा रहा हूं, आप देखिए आंसर निकालते जाइए। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट फॉर्म्ड बाय दिस ऑर्गेनिज्म इफ ऑल द जीन शोज असोर्टमेंट, अगर सारे जीन असोर्टमेंट शो करेंगे तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे। अब आप देख लो कितने टाइप की गैमेट बनेंगे। असोर्टमेंट है फॉर्मूला 2 टू द पावर n, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, क्योंकि d तो होमोजाइगस है 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 टाइप की गैमेट बनाए, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट इफ ऑल द जीन शोज इनकम्प्लीट लिंकेज, अगर सारे जीन इनकम्प्लीट लिंकेज शो करेंगे तो कितने टाइप की गैमेट बनेंगे।
इनकम्प्लीट लिंकेज में और असॉर्टमेंट में फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई होता है, तो यहाँ भी 2 to the power 3 8 टाइप बनेंगे। असॉर्टमेंट इनकम्प्लीट लिंकेज में गैमेट के टाइप तो उतने ही बनते हैं, वहाँ केवल गैमेट की क्वांटिटी का फर्क होता है, ठीक है। नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट इफ ए एंड बी आर कंप्लीटली लिंक्ड? अगर ए और बी कंप्लीटली लिंक्ड है तो कितने टाइप के गैमेट बनेंगे? अब ए और बी कंप्लीटली लिंक्ड है तो इन दोनों की एन की वैल्यू कितनी हो गई? 1, क्योंकि दोनों को मिला के 1 ही लेनी पड़ेगी। इसकी भी, ये दोनों असॉर्टमेंट शो कर रहे हैं, तो इसकी 1 और इसकी 0, तो यहाँ पर 1 और यहाँ 1, यहाँ हो गया 2 to the power 2। ये कितने टाइप के गैमेट बनाएगा? 4 टाइप के बनाएगा, अगर ए और बी कंप्लीटली लिंक्ड है, ठीक है। और अगर ये कहा जाए कि नहीं ए और बी नहीं सी और डी कंप्लीटली लिंक्ड है, सी और डी कंप्लीटली लिंक्ड है, ए और बी असॉर्टमेंट शो कर रहे हैं, तो सी और डी की तो लिंक वैल्यू क्या आ गई? इनकी 1, ठीक है, और इनके अलग अलग आ जाएगी 2, तो 2 और 1 वापस 2 to the power 3 हो जाएगा। And how many types of gamete if all the genes shows complete linkage? सारे जीन कंप्लीटली लिंकेज शो करें तो जब सारे कंप्लीटली लिंक्ड है तो एन की वैल्यू तो 1 ही रहेगी और गैमेट 2 ही बनेंगे। कंप्लीट लिंकेज में 2 से ज्यादा गैमेट। तो इस तरह से घुमा फिराकर क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं कि सारे कंप्लीटली लिंक्ड हैं, कुछ असॉर्टमेंट, कुछ कंप्लीटली लिंक्ड, सारे इनकम्प्लीटली लिंक्ड, व्हाटएवर। आपको ये फॉर्मूला 2 to the power n यूज करना आना चाहिए। थोड़ा सा इसको अच्छे से पढ़िएगा और एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तो गैमेट से रिलेटेड क्वेश्चन लिंकेज में ज्यादा आएंगे, क्योंकि यहाँ कोई चेकर बोर्ड और रेशियो वाले क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि यहाँ बनता ही नहीं चेकर, ठीक है। तो ये तो हमारे लिंकेज के टाइप्स और उन्हीं टाइप से रिलेटेड कुछ गैमेट बेस्ड क्वेश्चन थे। अब हम लिंकेज के कुछ एप्लीकेशन लेंगे अगले पार्ट। सो स्टूडेंट्स, अब तक हमने लिंकेज की जितनी चीज़ें पढ़ी, लास्ट में हम बात कर रहे थे लिंकेज के टाइप्स की, कंप्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज, और उसके बाद में हमने कुछ उसी पर बेस्ड गैमेट फॉर्मेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस लिए। नाउ लिंकेज का एक छोटा सा एप्लीकेशन और है जो हम लिंकेज के साथ ही पढ़ते हैं, एंड द पार्ट इज लिंकेज मैपिंग, जिसको हम लिंकेज मैपिंग या क्रोमोसोमल मैपिंग भी कहते हैं। एक्चुअली मैपिंग का ये जो आइडिया है, मैपिंग विद लिंकेज, मैपिंग वर्ड से क्लियर दिख रहा है कि हम कोई मैप बना रहे हैं। लिंकेज या क्रोमोसोमल मैपिंग का मतलब क्रोमोसोम के मैप की बात होगी। तो मैप का बेसिकली मतलब क्या है और ये क्यों आया कंसेप्ट? देखिए, ये आइडिया आया था सबसे पहले स्टुअर्ट वेंट। इस मैपिंग वाले पार्ट में मैं आपको बता दूं 2019 में नीट में 2 क्वेश्चन आए, ठीक है, जिसमें से एक तो यही पूछा था कि कंसेप्ट वाज गिवन बाय, एक्चुअली स्टुअर्ट वेंट मॉर्गन के एक स्टूडेंट थे एंड मॉर्गन वाज वर्किंग ऑन लिंकेज। तो यहाँ इनके दिमाग में ये आइडिया है कि अगर हम लिंकेज में इतना कुछ जान रहे हैं, लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, तो हम इससे तो क्रोमोसोम का मैप भी बना सकते हैं। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैप? व्हेन यू सेज दैट द 2 जीन्स आर लिंक्ड, व्हाट डज इट मीन? कि अगर कोई 2 जीन लिंक्ड हैं, दिस मीन्स दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। और लिंकेज की इस डिस्कवरी ने ये चीज कंफर्म की कि एक एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन अलग अलग कैरेक्टर के लीनियरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। तो अपने आप जब एक क्रोमोसोम पर बहुत सारे जीन आएंगे, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल लगातार हैं, देयर मस्ट बी सम गैप, सम डिस्टेंस। तो आखिर एक क्रोमोसोम पर वो जीन किस सीक्वेंस में अरेंज है, नंबर 1 पर कौन सा जीन है, 2 पर कौन सा, 3 पर कौन सा है, तो जीन किस सीक्वेंस में क्रोमोसोम पर अरेंज है, और कौन जीन पास में है, कौन दूर है, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, ये सारी चीजें पता लगाना, इसी को हम मैपिंग कहते हैं। और उसके अकॉर्डिंग एक मैप बनाना कि हम क्रोमोसोम पर जीन की एक सीक्वेंस शो कर सकें, इसको मैपिंग कहते हैं। नाउ मॉर्गन ने अपने लिंकेज के पार्ट में एक चीज और एक्सप्लेन की थी कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन जीन ऑन क्रोमोसोम एंड द रिकॉम्बिनेशन ऑब्टेन्ड इन टेस्ट क्रॉस। स्टुअर्ट वेंट ने इसी चीज को यूज किया कि रिकॉम्बिनेशन हमें टेस्ट क्रॉस में कितना मिलेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम पर जीन कितने दूर, कितने पास हैं, मींस डिस्टेंस पर, ठीक है। तो ये जो रिलेशन था कि परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन इन ए टेस्ट क्रॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन जीन, कि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन आएगा, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। और जीन जितने क्लोज होंगे, डिस्टेंस कम होगी, तो लिंकेज बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, क्रॉसिंग ओवर के चांस कम होते जाते हैं। अब रिकॉम्बिनेशन अगर डिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और रिकॉम्बिनेशन हम टेस्ट क्रॉस में एक बार को देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि कितना हुआ, तो रिकॉम्बिनेशन की वैल्यू से हमें एक डिस्टेंस का आइडिया लग सकता है। और अगर हमें जीन के बीच की डिस्टेंस पता चल जाए तो फिर हम क्रोमोसोम का मैप बना सकते हैं। भाई मैप में हमें क्या चाहिए? एक लीनियर अरेंजमेंट है,
तो एक तो सीक्वेंस चाहिए कि कौन से जीन को पहले कौन से जीन को दूसरे नंबर पर रखें, और उनके बीच की डिस्टेंस चाहिए, और डिस्टेंस हम रिकॉम्बिनेशन से ला सकते हैं, और रिकॉम्बिनेशन कहाँ से मिलेगा, टेस्ट क्रॉस। तो इस तरह से स्टुअर्ट वेंड और बाद में इस काम में मॉर्गन भी आए, और इन्होंने जीन के बीच में टेस्ट क्रॉस के बेसिस पर रिकॉम्बिनेशन वैल्यू निकाली। उस रिकॉम्बिनेशन से उन्होंने जीन के बीच की डिस्टेंस का अंदाजा लगाया क्रोमोसोम पर, और डिस्टेंस मिलने के बाद उन्होंने क्रोमोसोम की मैपिंग करी, और इस तरह से उन्होंने ड्रोसोफिला पर काम कर रहे थे। ड्रोसोफिला के 4 क्रोमोसोम हैं, और चारों क्रोमोसोम के कई सारे जीन का उन्होंने मैप बना किया। ठीक है, हालांकि इनकी ये मैपिंग इनडायरेक्ट मैपिंग कही जाती है। द रीजन बिहाइंड दैट, ये इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें उन्होंने कहीं सीधे तौर पर सेल में से क्रोमोसोम या डीएनए नहीं निकाला, और टेस्ट क्रॉस के बेस पर इनडायरेक्टली डिस्टेंस पता लगाई, उसका आइडिया लगाया। आज भी मैपिंग होती है मॉडर्न टाइम में, हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे उसको। अब जो मैपिंग होती है, अब तो टेक्निकल चीजें बहुत आ चुकी हैं, तो अब हम डायरेक्ट मैपिंग करते हैं। अब हम क्या करते हैं, क्रोमोसोम में से सेल में से, न्यूक्लियस में से क्रोमोसोम निकाल लाते हैं और डीएनए निकाल लेते हैं, और फिर डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। उससे हम एग्जैक्ट बताते हैं कौन सा जीन कहाँ है। वो है रियल डायरेक्ट मैपिंग, जहां हम सीधा डीएनए निकाल कर काम कर रहे हैं। मॉर्गन के टाइम ये पॉसिबल नहीं था। उन्होंने जो काम किया वो इनडायरेक्ट मैपिंग थी, एंड इट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस। तो सीधा सीधा कंसेप्ट ये है कि देयर इज अ रिलेशन अमंग द डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड द परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन ऑब्टेन्ड इन टेस्ट क्रॉस। By knowing the value of recombination in test cross, we can have an idea of distance between the gene and we can calculate the distance also. ठीक है, इसी से बेस्ड कुछ मैप बनाने से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। So we can have a simple definition of linkage map. A linkage map is a straight line. एक स्ट्रेट लाइन है जो क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करती है, on which genes are arranged in a specific sequence. इस पर जीन एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज्ड होते हैं, separated by some distance. ठीक है, और कुछ डिस्टेंस के साथ उनका सेपरेशन रहता है। ठीक है, ये एक क्रोमोसोमल लिंकेज मैप है, और ये डिस्टेंस कहाँ से आएगी, तो ये डिस्टेंस ध्यान रखिएगा, दिस डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज। जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, अब इन्होंने डिस्टेंस के लिए एक रिलेशन डेवलप किया। इट वाज एन हाइपोथेटिकल रिलेशनशिप। इन्होंने कहा कि हम डिस्टेंस पता कैसे करें, तो इन्होंने एक रिलेशन लिया कि इफ देयर इज 1% रिकॉम्बिनेशन इन अ टेस्ट क्रॉस मींस दे हैव 1 मैप यूनिट डिस्टेंस ऑन क्रोमोसोम। ठीक है, 1 मैप यूनिट डिस्टेंस ऑन क्रोमोसोम। तो जो दो जीन 1% रिकॉम्बिनेशन शो करेंगे टेस्ट क्रॉस में, इसका मतलब वो क्रोमोसोम पर कितने दूर मान लिए गए, 1 मैप यूनिट। ठीक है, ये मैप यूनिट कहा गया 1 मैप यूनिट डिस्टेंस। इसी रिलेशन पर एक और क्वेश्चन 2019 में भी आया, यही चीज कि 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच रिकॉम्बिनेशन। बाद में इस मैप यूनिट का नाम बदला गया, और मॉर्गन के ऑनर में इसकी एक नई यूनिट बनाई गई, सेंटीमॉर्गन। तो इसको 1 सेंटीमॉर्गन भी कहते हैं, स्मॉल सी कैपिटल एम से लिखा मिलेगा आपको, CM से। ठीक है, तो ये एक रिलेशन बना लिया गया कि जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन उतने सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। अच्छा, ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी पार्ट था। मॉर्गन या स्टुअर्ट वेंड ये नहीं जानते थे कि 1 सेंटीमॉर्गन 1 मैप यूनिट होता कितना है। बस उन्होंने सीधा सीधा अज्यूम कर लिया कि 1% 1 सेंटीमॉर्गन। वो नहीं जानते थे कि 1 सेंटीमॉर्गन एग्जैक्टली डीएनए की कितनी लेंथ है। ठीक है, या कोई कन्वर्जन नहीं है कि 1 सेंटीमॉर्गन में कितने एंगस्ट्रॉम, कितने नैनोमीटर, कितने मिलीमीटर, कुछ नहीं। अदर यूनिट्स के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं था। बस उन्होंने सीधा सीधा एक मैप यूनिट मान ली। ठीक है, और इसके बेस पे मैप बनाए। हालांकि इसके बेस पे जो उन्होंने मैप बनाए, आज हम जो ड्रोसोफिला के जो उन्होंने मैप बनाए, और आज हमने ड्रोसोफिला की डायरेक्ट मैपिंग से भी मैप बनाए हैं। तो जो सीक्वेंस इन्होंने दी वही सीक्वेंस हमें डायरेक्ट में भी मिली है, मतलब उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया, सीक्वेंस वही की वही मिली है। ये इंडिकेट करता है कि टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट कितने ऑथेंटिक होते हैं कि हम उनसे जो रिजल्ट लाए इनडायरेक्टली, वो डायरेक्ट रिजल्ट भी वैसे के वैसे ही आए। ठीक है, अब ये एक रिलेशन दे दिया गया। अब सिंपल सी बात है, हमें बस रिकॉम्बिनेशन पता करना है, और जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन आना उतनी डिस्टेंस मान ली जाएगी, और उससे एक मैप बना। सिंपल सा काम है। ठीक है, अब लेकिन एक समस्या क्या है रिकॉम्बिनेशन को लेकर। रिकॉम्बिनेशन कहाँ से ले रहे हैं, टेस्ट क्रॉस से। और अगर आपको याद हो तो पिछली क्लासेस में हमने कहा भी था कि रिकॉम्बिनेशन टेस्ट क्रॉस में रिकॉम्बिनेशन के आने की एक लिमिट है कि मैक्सिमम कितना रिकॉम्बिनेशन टेस्ट क्रॉस में आ सकता है। आपका ये रिलेशन हर वक्त काम नहीं करेगा।
ये रिलेशन जो काम करेगा, रिकॉम्बिनेशन कहाँ से ला रहे हो? टेस्ट क्रॉस से। और हमने पढ़ा है कि टेस्ट क्रॉस के अंदर तो मैक्सिमम रिकॉम्बिनेशन, मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 50%। 50 से 51 नहीं आता रिकॉम्बिनेशन, बताया था। तो इसका मतलब 51 के 50 से ऊपर तो रिकॉम्बिनेशन आएगा, इवन प्रैक्टिकली 50 भी नहीं मिलता कई बार। तो आपका ये रिलेशन देखा जाए तो कहाँ तक चलेगा? इट विल रन अप टू 50% ओनली, उसके बाद रिकॉम्बिनेशन आएगी ही नहीं। तो क्या हम ये मान लें कि अगर 50% ज्यादा रिकॉम्बिनेशन नहीं है तो 50 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा डिस्टेंस नहीं होगी? तो गलत होगा। डिस्टेंस तो 50 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा भी होती है, ठीक है। 50 सेंटीमॉर्गन से ज्यादा की भी डिस्टेंस मिलेगी, बड़े बड़े क्रोमोसोम में खूब बड़ी डिस्टेंस। लेकिन इस रिलेशन से आप 50 से आगे की डिस्टेंस नहीं निकाल पाओगे, इनफैक्ट 49 तक ही सही मानी जाएगी। जैसे ही 50% रिकॉम्बिनेशन आता है तो उस समय तो पता ही नहीं चलता है कि लिंकेज की असोर्टमेंट है। याद आया, मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर। असोर्टमेंट में रेशियो आता है 1:1:1:1 डाइहाइब्रिड टेस्ट क्रॉसिंग, और मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर में इनकम्प्लीट लिंकेज का भी रेशियो 1:1:1:1 आता है। तो जब 1:1:1:1 आता है तभी तो 50% रिकॉम्बिनेशन हुआ ना। 4 1 में से 2 तो पेरेंटल है, 2 रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। तो उस वक्त जब 50% रिकॉम्बिनेशन होता है तो आप यही नहीं बता सकते कि दोनों जीन लिंकेज शो कर रहे हैं या असोर्टमेंट, ये दोनों सेम क्रोमोसोम पर या अलग अलग क्रोमोसोम पर। और जो जीन असोर्टमेंट शो करता है उसकी मैपिंग नहीं होती, क्योंकि तो अलग अलग क्रोमोसोम पर। मैप तो उसका बनेगा ना जो सेम क्रोमोसोम पर होगा। इसलिए 50 वाला भी पार्ट सही नहीं होगा। 50% आने पर मालूम ही नहीं चलता कि लिंकेज की क्या है, ठीक है। हम 49 तक निकाल सकते हैं। तो बात ये आती कि फिर आगे की जो डिस्टेंसेस है वो कैसे पता चले। देखिए, एक क्वेश्चन है पीएमटी में पूछा गया था, मॉर्गन का एक्चुअल क्वेश्चन था। मॉर्गन का एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में कि उन्होंने ड्रोसोफिला के क्रोमोसोम पर 2 जीन के बीच में 66 मैप यूनिट की डिस्टेंस ऑब्टेन की। सो क्वेश्चन वाज दैट कि हाउ मच परसेंट रिकॉम्बिनेशन ही वुड हैव ऑब्टेन, कि उनको रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज कितना मिला, ठीक है। ये क्वेश्चन था और ये बिल्कुल रियल वैल्यू है 66 उनकी प्रैक्टिकल, और इवन एग्जाम में भी पूछी गई है। अब पूछा गया कि 2 जीन के बीच में इन्होंने 66 मैप यूनिट की डिस्टेंस ऑब्टेन की, जिनको कितना रिकॉम्बिनेशन मिला होगा, ठीक है। तो पहली बात तो ध्यान रखना कि चाहे डिस्टेंस कितनी भी हो, रिकॉम्बिनेशन 50 से ज्यादा आ ही नहीं सकता। तो इसका जो आंसर गया उसमें ऑप्शन में एक था 66%, क्योंकि जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन उतने डिस्टेंस, तो पहला ऑप्शन ही दे दी, लेकिन वो ऑप्शन सही नहीं था। इसका जो आंसर रहा, इसका आंसर रहा लेस देन इक्वल टू 50%, लेस देन इक्वल टू 50%, ठीक है। यानी कि 50 से कम ही मान के चलिए। तो एक तो ध्यान रखना कि डिस्टेंस चाहे कितनी भी हो, रिकॉम्बिनेशन 50 से ज्यादा नहीं आएगा। मतलब 49 के बाद जो भी डिस्टेंस है, 50 सेंटीमॉर्गन, 51, 52, 60, 65, सब 50 के आगे की सारी डिस्टेंस के लिए रिकॉम्बिनेशन 50 पर आकर रुक जाएगा, 49, 50 पर। जैसे जीन के बीच में 50% रिकॉम्बिनेशन आया, अब हमें पता नहीं चलेगा कि डिस्टेंस कितनी है। अगर डिस्टेंस 60 भी हुई तो भी 50% ही आएगा। 70 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है तो भी 50% ही रिकॉम्बिनेशन आएगा। यानी कि 50 के आगे के सारी डिस्टेंस के लिए रिकॉम्बिनेशन वैल्यू 50 ही आएगी। प्रैक्टिकली हो सकता है थोड़ी कम भी आए। तो 66 के लिए भी इनको क्या मिला होगा? 50। आगे बात, पहली बात तो ये समझ लेना, ज्यादा भी डिस्टेंस होगी तो भी आपको 50 से ज्यादा नहीं बढ़ना है। लेकिन अब एक बात दूसरी ये आई कि जब इनको 50% ही रिकॉम्बिनेशन मिला होगा और आगे की सारी डिस्टेंस के लिए अगर 50% ही आता है, तो देन इन्होंने इसमें कैसे कैलकुलेट किया कि डिस्टेंस 66 ही, 70 भी तो हो सकती थी, 76 हो सकती थी। आता तो 15 और उनको तो 50 मिला था। तो उन्होंने ये डिस्टेंस पता कैसे करी? दूसरे वर्ड्स में कहें कि अब हम 50 से आगे की डिस्टेंस पता कैसे करेंगे, मॉर्गन ने ये चीज मालूम कैसे करी। तो ध्यान रखना, पहली बात तो ये कि जितनी भी डिस्टेंस हो आएगा तो 50। अब जैसे 2 जीन के बीच में 50% आएगा तो आप अभी डिस्टेंस नहीं बता सकते। फिर क्या करेंगे? थोड़ा पार्ट्स में करेंगे, टुकड़ों में काम करेंगे। कैसे? आपके इन दोनों जीन के बीच के कुछ और जीन ले लीजिए आप, ठीक है। फिर आप पहले इन दोनों की डिस्टेंस निकालिए जो कम डिस्टेंस है 50 से कम वाली, फिर इन दोनों की डिस्टेंस निकालिए और फिर इन दोनों की निकालिए और फिर इन तीनों को टोटल कर लीजिए। तो जब भी 2 जीन के बीच में 50 आ रहा है मतलब वो काफी दूर है। अब उनके बीच के कुछ और जीन ले लेंगे और पहले उनकी डिस्टेंस निकालेंगे और उसको ऐड कर करके पूरा बता, ज्यादा बड़ी डिस्टेंस टुकड़ों में ही निकाली जाएगी। तो ऐसे ही पार्ट्स निकालिए, समझ गए। तो इन्होंने 66 बिल्कुल पता की होगी, लेकिन बीच के कुछ और जीन मालूम करके उनके डिस्टेंस को ऐड करके, और रिकॉम्बिनेशन उनको 50 से ज्यादा नहीं मिला होगा। समझ में आ गई बात?
तो कुल मिलाकर के हमारा जो मैपिंग का कंसेप्ट है कि जब भी आप लिंकेज पढ़ते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं, तो टेस्ट क्रॉस में रिकॉम्बिनेशन आता ही आता है। तो जो रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज आ रहा है वही उसकी डिस्टेंस होता है। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है मॉर्गन का, बाकी आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन जो होंगे उसमें परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन डायरेक्ट होता है कि इतना परसेंट रिकॉम्बिनेशन है तो ये जितना भी है उतनी डिस्टेंस हो जाएगी, और आपको केवल मैप बनाना, केवल अरेंज करना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं इसमें। हाँ, कभी कभी अपने को परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन न दे करके टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट दे देते हैं। अब पूरा ही टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट बता दिया कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया और ये प्रोजेनी इतने इतने आए, अब अपने को डिस्टेंस बतानी। तो अगर टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट दिया है तो पहले आप परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकालो। अब टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट में क्या आप पहचान पाओगे कि रिकॉम्बिनेंट कौन है और पेरेंटल कौन है? बहुत इजी है, थोड़ा लिंकेज पे वापस जाना पड़ेगा। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट असोर्टमेंट, इनकम्प्लीट लिंकेज और कंप्लीट लिंकेज को देख के ही पहचान सकते हैं। मैं फिर से याद दिला दूं कि डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया, 4 प्रोजेनी आई, चारों इक्वल आई, मतलब रेशो 1:1:1:1, तो क्या होगा केस? असोर्टमेंट। डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस किया, 4 प्रोजेनी आई लेकिन इक्वल नहीं आई, 2 ज्यादा आ रही है 2 कम आ रही है, मतलब ये किसका केस हुआ? इनकम्प्लीट लिंकेज। डाई हाइब्रिड टेस्ट हुआ और प्रोजेनी 2 ही टाइप की आ रही है और वो दोनों ही पेरेंटल ही है, नया कुछ नहीं दिख रहा है, तो ये किसका केस हुआ? कंप्लीट लिंकेज। तो टेस्ट क्रॉस के रिजल्ट से आप देख के बता सकते हो। तो जो इनकम्प्लीट लिंकेज का जो काम होगा उसमें हमेशा 4 आएंगे लेकिन 2 ज्यादा आएंगे 2 कम, और जो 2 कम आते हैं वही रिकॉम्बिनेंट होते हैं। तो अगर परसेंटेज नहीं दी जाए तो आप सीधा क्या करो, रिकॉम्बिनेशन खुद ही निकाल लो परसेंटेज। उसका एक छोटा सा फॉर्मूला बना सकते हैं, परसेंटेज ही तो निकालना है। परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग, टेस्ट क्रॉस में जितने रिकॉम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग मिले जो कम होंगे, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, और बाकी जो टोटल आए उनको कर लो इनटू 100, परसेंटेज निकल आया। ये रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज आएगा और जितना ये परसेंटेज आएगा उतनी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, और इस परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन को ध्यान रखिएगा, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, COV भी बोला जाता है, क्रॉस ओवर वैल्यू। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, क्रॉसिंग ओवर और क्रॉस ओवर में फर्क होता है। क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस है और उस क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस से जो रिकॉम्बिनेंट बनते हैं रिजल्ट, वो क्रॉस ओवर्स कहलाते हैं। तो क्रॉस ओवर कहा जाएगा, इसको क्रॉसिंग ओवर नहीं बोलना है। ठीक है, तो क्रॉस ओवर वैल्यू COV ये मैक्सिमम 50 आता है। ठीक है, यहाँ जो भी आएगा वो 50 से ज्यादा तो आएगा ही नहीं। ठीक है, कम ही आएगा और उतनी डिस्टेंस हो जाएगी। समझ में आ गई बात? तो अब टेस्ट क्रॉस में पहले पेरेंटल पहचानने, रिकॉम्बिनेंट पहचानने, परसेंटेज निकालना और डिस्टेंस आ जाएगी, या हो सकता है परसेंटेज डायरेक्ट ही गिवन। अब जैसे हम इसको थोड़ा सा अप्लाई करते हैं, देखिए आगे देखिए, ये मैंने एक लिखा है कि सपोज जीन A एंड B हैव 15% रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, अब इसका मैप बनाते हैं, 2 जीन का सिंपलेस्ट मैप बनता है। 15% रिकॉम्बिनेशन, तो पहली बात तो डिस्टेंस कितनी हो गई? 15 सेंटीमॉर्गन। 15 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस जितना है उतने। मैप बनाने में सच कुछ नहीं करना होता, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, ये क्रोमोसोम है और इस पर ये लोकस शो किए जाएंगे। मान लीजिए 2 लोकस हो गए, यहाँ जीन A लिख दिया, यहाँ B लिखा, और इनके बीच में ऐसे करके ये लिख देंगे हम 15 सेंटीमॉर्गन। ये मैप बन गया। 2 जीन के मैप में तो केवल डिस्टेंस ही शो कर रही है और इस डिस्टेंस की कोई एग्जैक्ट वैल्यू है नहीं, बस आपको खाली दिखाना होता है हाँ इनके बीच में 15 सेंटीमॉर्गन का गैप है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई आपसे पूछे कि यहाँ पर मुझे जरा बताओ कि भाई कैपिटल A और स्मॉल b के बीच में क्या गैप आएगा, सॉरी क्या डिस्टेंस आएगी, स्मॉल a यानी कैपिटल B के बीच में क्या आएगा, तो जो भी हो ये ध्यान रखना, यहाँ कैपिटल स्मॉल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये लोकस के बीच की डिस्टेंस है, ये एक लोकस और ये एक लोकस के बीच का डिस्टेंस है। अब यहाँ कैपिटल हो चाहे स्मॉल a हो जाए, क्या फर्क पड़ रहा है? स्मॉल a स्मॉल b भी होगा तो रहेगा तो यही, तो डोमिनेंट रिसेसिव से कोई फर्क नहीं पड़ता, जगह गैप तो उतना ही रहेगा, डिस्टेंस उतनी रहेगी। ठीक है, तो कोई कैपिटल A कैपिटल B लिखे या कैपिटल A स्मॉल b लिखे कोई मतलब नहीं, डिस्टेंस उतना ही रहता है क्योंकि लोकस के बीच का डिस्टेंस। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमने इस बार 3 जीन लिए, 2 से 3 पर आते हैं। A और B suppose having 38% recombination, A and C having 21% recombination, B and C having 17% recombination. Now find out the arrangement and map of a gene. ठीक है, इनको अरेंज करना है। तो पहली बात तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, तो 38% का मतलब 38 सेंटीमॉर्गन, इधर 21 सेंटीमॉर्गन। ठीक है, और ये 17 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। अब ये ध्यान रखना,
हमें अब यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा 3 जीन है तो कौन सा बीच में आएगा, कौन सा साइड में आएगा। अगर 3 जीन है और कोई जीन 3 में से एक बीच में है तो ये मान के चलिएगा 2 डिस्टेंस का टोटल तीसरी डिस्टेंस के बराबर आना चाहिए। अब जैसे यहाँ 21 और 17 का टोटल 38 आ रहा है, इसका मतलब एक जीन कोई भी बीच में है। ये कॉमन सी मैथमेटिकल बात है, ठीक है। अब अपन इसका मैप कैसे बना, देखिए अपन ने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, ये हो गया जीन ए, देखो ए और बी सबसे दूर है तो ए और बी, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, इनके बीच का ये डिस्टेंस हो गया 38, राइट। अब ए और बी 38 है, ए और सी 21 है और बी और सी 17 है, तो सी जीन किसके पास में हुआ, बी और सी 17 है तो बी के पास में हुआ। थोड़ा सा हम इसके पास में बना लें यहाँ पर एक लोकस सी। अब बी और सी जो है ये 17 और ए और सी के बीच में 21 और इनका टोटल जो है वो 38। तो ये अरेंजमेंट हो गया, ये 3 जीन का मैप, ठीक है। अब पूछा जाए विच जीन विल बी इन द मिडल, सी जीन। व्हाट शुड बी द अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, तो अरेंजमेंट क्या आया इसका, ए सी बी, ये अरेंजमेंट हुआ। बट ध्यान रखना एक और अरेंजमेंट पॉसिबल है, बी सी ए। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। लेफ्ट राइट का क्लियर नहीं होगा क्योंकि क्रोमोसोम लीनियर होता है, तो किधर से भी चल सकते हैं। बीच में सी आएगा ये कंफर्म है, इसलिए इसके जो ऑप्शन आता है काम बहुत इजी है, लेकिन ऑप्शन देख लें, कई बार एक से ज्यादा ऑप्शन सही मिलेगा, ये भी सही है और वो भी सही है, दोनों तरफ से सही है, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते चलिए, और जीन बढ़ाए थे थोड़ा सा, एक और दिया गया है। Suppose A and B are 20% recombination, A and D 4%, A and C 6%, B and C 14%. Now find out the arrangement of linked gene on chromosome. इनका अरेंजमेंट बताना, बता सकते हो, बनाओ। बहुत इजी काम है, जो दे रखी वैल्यू उसके अकॉर्डिंग बनाना। तो एक मैप बनाना है इसका, अब इसमें भी लिखते जाओ कौन क्या है और उसके अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है, ठीक है। खुद करने की कोशिश करो कि A और B 20 है, A और D 4 है, देन बी ए और सी 6 है, बी और सी 14 है, ठीक है, बनाया जाए। अब इसमें देखिए 26 14 14 और 6 20 आ रहा है ना सम टोटल, तो कोई ना कोई जीन बीच में है, इसका मतलब यहाँ पर देखिए इसको इस तरह से बनाइए, मान लीजिए एक स्ट्रेट लाइन बना ली अपन ने, जीन ये ए हो गया और ये बी हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस तो कितनी है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस 20 है, 20 है। अब ए और डी 4 है, ए और सी 6 है, बी और सी 14 है, ठीक है। तो ए और डी जो है ये 4% है, बी और ए और सी 6, देखिए 14 और 6 20 है, यानी कि सी जीन बीच में आ रहा है, ए और सी 6 यानी कि सी जीन जो है ए के पास में बना सकते हो यहाँ, और ये ए और सी जो है ये तो हो गया 6 और बी और सी ये हो जाएगा 14 और टोटल हो जाएगा 20, ठीक है। अब बच गया डी जीन, ए और डी की डिस्टेंस है 4, तो डी जीन कहाँ रखा जाए, ठीक है। आपको सिर्फ एक वैल्यू दी है कि डी जीन, तो डी जीन को कहाँ रखा जाए, ये तो अरेंजमेंट समझ में आ गया। अब जीन डी का क्या करें, जीन डी देखो ए से डी जो दूर है तो यहाँ लिख दें, ये हमने डी जीन लिखा है, ठीक है, या यहाँ लिखूं मैं। एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ डी की पोजीशन क्लियर नहीं होगी, ठीक है, डी की पोजीशन क्लियर नहीं है। जीन डी जो है ए के लेफ्ट साइड या राइट साइड दोनों तरफ जा सकता है, ये दोनों हमें और कुछ दिया ही नहीं, ठीक है, तो इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इनका अरेंजमेंट क्या है, अब यह अरेंजमेंट दो पॉसिबल है, देखो डी ए सी बी या ए डी सी बी, और दो इनके रिवर्स भी तो हो जाएंगे, वो रिवर्स भी तो बताया था। तो पहले तो ये समझ लेना कि डी जीन देखिए इधर तो आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, कोई ये मत सोचो कि यहाँ कैसे आएगा तो गिर जाएगा नीचे, तो ये गिरेगा नहीं, ये पूरा लीनियर क्रोमोसोम है, तो बढ़ा लो इसको और आगे, तो डी जीन दोनों तरफ जा सकता है, जब तक कि आपको और कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी तो यही रहेगा, ठीक है, कि दोनों तरफ जा सकता है, इसलिए ए डी सी बी और दोनों तरफ हो जाएंगे और इनके दो के रिवर्स भी हो जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। अगर आपको यहाँ पर कहा जाए कि जीन सी एंड डी हैव 2% रिकॉम्बिनेशन, तो फिर अरेंजमेंट बता सकते हो क्या होगा। अगर जीन सी और डी में 2% का रिकॉम्बिनेशन है तो सी और डी 2% होने का मतलब डी कहाँ रखना पड़ेगा, अंदर, क्योंकि देखिए इन दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, इनके बीच में 4 की डिस्टेंस है और ये 2 होगी तभी तो टोटल 6 आ जाए। अगर सी और डी 2 है तो क्या आ जाएगा जी, अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, ए डी सी बी, ठीक है। तो सी और डी की वैल्यू अगर और पता चल जाए तो मालूम चल जाए, आप मुझे बता सकते हो सी और डी के बीच में कितने क्या क्या डिस्टेंस आ सकते, तो सिंपल सी बात, अगर आप अंदर रखते हो डी को
तो COD 2% होगा, और बाहर रख दिया तो क्या हो जाएगा, ये 6 और ये कितना आ गया 4, 10% होगी। तो आप COD 2 जीन का टेस्ट कोर्स कर लो, टेस्ट कोर्स में या तो 2% आएगा या 10%। 2% आया तो अंदर अरेंज करेंगे, 10% आया तो बाहर कर देंगे, इस तरह से मैपिंग होगी। तो जो वैल्यू दी जाए बस उसको परसेंटेज बेस पे अरेंज करना है, इससे ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, बहुत छोटा सा एप्लीकेशन है। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी मिलेंगे और थोड़ा देख करके चारों ऑप्शन समझ के करना। तो ये हमारा लिंकेज का एक छोटा सा एप्लीकेशन था। तो लिंकेज हमने जो पढ़ा शुरू से, लिंकेज हमने कपलिंग रिपल्शन पढ़ा, फिर लिंकेज के फैक्टर्स, अरेंजमेंट ऑफ लिंकेज, लिंकेज थ्योरी के बाद आगे टाइप्स पढ़ा हमने, कंप्लीट इनकम्प्लीट लिंकेज, गैमेट फॉर्मेशन, मैपिंग, सारी चीज़ें। अब देखो लिंकेज पर क्वेश्चन किस तरह का आता है, बीच बीच में भी छोटी छोटी चीज़ बताता आया हूँ, गैमेट परसेंटेज कैसे निकालना है, क्या कुछ है। अब लिंकेज पर जो ओवरऑल क्वेश्चन आते हैं वो सब्जेक्टिव पैटर्न, ऑब्जेक्टिव पैटर्न दोनों में आते हैं। तो मैं आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लो। अगले लेक्चर में फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे, तब तक आप उसको सॉल्व खुद से करिए, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बता चुका हूँ, सॉल्व करना आना चाहिए, मेथड उसका। तो देखिए क्वेश्चन ये इसमें है, आप अपनी कॉपी में भी इससे नोट कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन क्या है, एन ऑर्गेनिज्म विच इज होमोजाइगस फॉर AB जीन्स इज क्रॉस्ड विद इज प्योर वाइल्ड टाइप। ये लिखा है प्लस प्लस ऑब्लिक प्लस प्लस, AB जीन के लिए होमोजाइगस प्लस प्लस ऑब्लिक प्लस प्लस से इसका क्रॉस किया। Their F1 offspring is test cross। अब इनका जो F1 है उसका टेस्ट क्रॉस किया, एंड द रिजल्ट ऑफ टेस्ट क्रॉस इज एज फॉलो। ये टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट है कि प्लस प्लस ऑब्लिक AB 956, AB ऑब्लिक AB 944 प्लस B AB 293 प्लस A AB 307, ठीक है, ये टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट गिवन है। अब आपको जो ये चीज फाइंड आउट करनी है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन डिस्टेंस बिटवीन जीन A एंड B, percentage of gametes formed by F1 offspring, arrangement of linked gene, whether it is coupling or repulsion, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। जितनी हमने पढ़ी है सारी की सारी वही चीज़ें, ठीक है। तो पूरा ना पूरा अच्छे से एक बार तैयार होगा तो ये पूरा लिंकेज एक साथ आ गया इसमें, इससे बाहर लिंकेज का क्वेश्चन नहीं जाता। यही चीज़ें हैं जो एक एक करके पूछी जाएंगी ऑब्जेक्टिव, और यही सब्जेक्टिव पैटर्न में भी आता है। इसके बाद में एक और क्वेश्चन है, अगला भी लिख लें, ठीक है। अ टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 ड्रोसोफिला प्रोड्यूसेस फॉलोइंग रिजल्ट। F1 ड्रोसोफिला का टेस्ट क्रॉस किया और ये रिजल्ट आया, और बताना क्या है, परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन इन डिस्टेंस बिटवीन जीन, रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज डिस्टेंस बताना है, परसेंटेज ऑफ लिंकेज स्ट्रेंथ एंड अरेंजमेंट ऑफ लिंक्ड जीन, 3 चीजें बतानी है। पहला वाला और दूसरा वाला क्वेश्चन एक जैसा है, थोड़ा सा चेंज सेम है बाकी, ठीक है। और एक क्वेश्चन और नोट करें, ये जो है ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आता है। 2 जीन A and B are 20 map unit apart, 20 की डिस्टेंस है ऑन अ क्रोमोसोम। Then what will be the percentage of offspring having dominant form of both genes? Dominant form of both gene वाले offspring कितने होंगे when an organism with this genotype is test crossed? कि जब इसका टेस्ट क्रॉस किया जाए तो ऐसे ऑफस्प्रिंग कितने होंगे जिनमें दोनों करेक्टर का डोमिनेंट फॉर्म आए, अगर A और B में 20 मैप यूनिट की डिस्टेंस। ये भी लिंकेज का एग्जाम का ही क्वेश्चन है, मैंने ऑप्शन नहीं दिए, बस इसको सॉल्व करना आना चाहिए। तो तीनों नोट करके अपनी कॉपी में सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगले वीडियो लेक्चर में अपन इसको सॉल्व भी करेंगे। थैंक यू।